आज मैं उत्तराखंड की एक ट्रेडिशनल सी पारंपरिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ संगीता और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उत्तराखंड से। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि यहाँ की ये पारंपरिक रेसिपी है और नेचुरल तरीके से ओखली में कूट के ही बनाई जाती है। आप लोग इसको अनरसा बोलते हैं और जो लोग उत्तराखंड से हैं वो ज़रूर से जानते होंगे अरसे के बारे में। हमारे इधर ये शादी ब्याह में अक्सर बनाए जाते हैं और कम मात्रा में नहीं बनाए जाते। इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और इसको बनाने के लिए भी 7 से 8 लोगों की आवश्यकता होती है। वैसे तो अरसे किसी भी चावल से बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे ये खेती से उगाए हुए चावल होते हैं, यानी कि धान होता है उसके बाद कूटने के बाद ये चावल बनते हैं और उसी से हम अरसे भी बनाते हैं। और ये बहुत पुराने ज़माने की ओखली है, पत्थर की है और इसी में हम धान भी कूटते हैं और अरसा भी कूटते हैं, यानी अरसे के लिए चावल भी कूटते हैं और भी कई सारे अनाज हैं जो हम इसमें कूटते हैं। चावल को हमने रात को भिगा लिया था और साथ में इसका पानी जो हमने अच्छी तरीके से हटा लिया। पानी नहीं होना चाहिए चावलों में। चावलों को हमने सुखाया नहीं, बस इसका पानी हटा करके दूसरी परात में यहाँ पर चावलों को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम चावल लेंगे और ओखली को अच्छी तरीके से यहाँ पर भर देंगे। जितनी एक बार में कूटेंगे उसके बाद बाहर से हम इसमें कवर लगाएंगे। और धान कूटने के लिए खास कर इसका बाहर का एक कवर होता है, जैसे कि बांस से टोकरियाँ वगैरह बनती हैं उसी तरीके से छपरा भी बनता है, तो हम इसके धान वगैरह कूटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इसको कूटने के लिए भी 2 लोगों की आवश्यकता होती है और बाहर से छपरे के बाहर भी हमने एक कपड़ा लगा लिया था ताकि धूल मिट्टी अंदर तक ना जाए। और इसको कूटने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। एक तरफ मेरी देवरानी कूट रही है, दूसरी तरफ मैं कूट रही हूँ और बारी-बारी से हमारे बच्चे भी बीच में आ रहे हैं। ये हमारी शिवानी है, मेरी देवरानी की बेटी, और साथ में मेरा बेटा भी आ रहा था। तो एक बार में हमने ये धान कूट लिया और अब हम इसको छानेंगे। और जैसे थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा निकलेगा छानने के बाद फिर से हम इसको ओखली में डालेंगे और फिर से कूट लेंगे और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा एंड तक। तो हम इसको इसी तरीके से कूट रहे हैं और इसको छान रहे हैं और हाथों से साथ में इसको दबा भी रहे हैं ताकि इसकी जो नमी है वो भी बरकरार रहे। अरसा बनाने का एक प्रोसेस चलता रहता है। जैसे हम चावल कूटना शुरू करते हैं और जब तक अरसे बने ना तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इसको छोड़ना नहीं पड़ता है बीच बीच में, नहीं तो इसमें से नमी सूख जाती है। यहाँ पर जो चावल है उनका मेजरमेंट यहाँ पर किलो या पाव के हिसाब से नहीं होता है, यहाँ पर नाली या पाथे के हिसाब से यहाँ पर चावल का मेजरमेंट करते हैं। और मेरे ससुर जी ने चावल को भिगाया था और उन्होंने गुड़ का भी मेजरमेंट किया था। तो जब हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने 2 पाथे यहाँ पर चावल भिगाए थे और ओरिजिनल हम यहाँ पर गुड़ का ही इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छा वाला गुड़ होता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जितना हमने चावल लिया था उतना ही गुड़ भी तोड़ करके एक बारी में रख दिया है और एक जना इसको कंटिन्यू चलाने के लिए यहाँ पर चाहिए। तो मेरे जो ससुर जी हैं वो इस रेसिपी के बारे में जानते हैं और हमको यहाँ पर बता रहे हैं। और मैंने ख़ास करके उनसे रिक्वेस्ट की थी इस रेसिपी के बारे में कि आपके साथ में शेयर कर सकूँ, क्योंकि ऐसे कोई समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपके साथ इस तरीके की कोई रेसिपी अनरसे की बना पाऊँ। मेरे को यहाँ पर मेजरमेंट के बारे में भी इतना मालूम नहीं था। अब जो ये गुड़ का पाक बन रहा है इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, कहीं पर कम ना पके और इसकी आँच का भी ख़ास करके हमने ध्यान रखना है। और कंटिन्यू हम इसको चला भी रहे हैं, बीच-बीच में इसको चेक भी कर रहे हैं। थोड़ा-सा पानी में डालना है, जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं। मेरे फादर इन लॉ यहाँ पर बता रहे हैं कि गुड़ का जो पाग है अभी फैल रहा है, यानी कि ये बंध नहीं रहा है, तो ये अभी पका नहीं है, बस इसको पकने के लिए और समय चाहिए। जैसे तिल और गुड़ के लड्डू बनते हैं, उसके लिए गुड़ को कम पकाना होता है और अरसे का मेजरमेंट अलग है। अरसे के लिए चाशनी भी अलग तरीके से बनानी पड़ती है। पाग ज़्यादा पक गया तो अरसे किरकिरे हो जाते हैं और यदि यहाँ पर थोड़ा-सा कम रह गया तो अरसे अच्छे नहीं बनते, तो इसलिए इसका मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो हमारा जो अरसे के लिए पाग है लगभग यहाँ पर इसमें बबल्स भी आने लगे हैं और ये पक गया है। अब इसमें बढ़िया सा कलर आ गया है। जिसमें पाग बन रहा था वो बारी हमने नीचे निकाल ली है। अब एक जना इसको कंटिन्यू चलाते रहेगा और एक इसको अच्छे से पकड़ के रखेगा ताकि यहाँ पर इसको चलाने में दिक्कत ना हो। और मैं यहाँ पर चावल का आटा डाल रही हूँ। अब कंटिन्यू इसको तब तक चलाते रहना है जब तक कि यहाँ पर
चाशनी या चावल का आटा अच्छी तरीके से डो फॉर्म में ना आ जाए, और हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा यहाँ पर लिक्विड भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नमी रह जाएगी तो यहाँ पर हम मंडुए का आटा डालेंगे तो यहाँ पर कवर हो जाएगा। बस तब तक इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। जब तक हमारा डो लग रहा है तब तक हम यहाँ पर तेल भी गर्म करने के लिए रखेंगे, और साथ में जैसे ये तेल हल्का सा गुनगुना हो जाएगा, थोड़ा सा तेल निकाल करके यहाँ पर डो में डालेंगे, ताकि जब हम अरसे बनाएं हाथों में ना चिपके। अरसा बनने के लिए यहाँ पर डो तैयार हो गया है, साथ में यहाँ पर तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और तेल की कढ़ाई में 2 अरसा हम पहले यहाँ पर चेक करने के लिए डालेंगे। यदि फूल के ऊपर आ रहे हैं तो डो हमारा परफेक्ट बना है। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 अरसे बना के यहाँ पर कढ़ाई में डाले, तो एकदम से वो फूल के ऊपर आ गए हैं, यानी कि जो हमारा डो बना है परफेक्ट बना है। अब अच्छे से यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है, और थोड़ा थोड़ा करके हम डो लेंगे। हमें ज़्यादा बड़े यहाँ पर अरसे नहीं बनाने थे, यानी कि मीडियम साइज़ के हम अरसे बना रहे हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सा डो लेंगे और इस तरीके से हथेली में थोड़ा सा दबाव डालेंगे हल्का सा, और तेल की कढ़ाई में डालते जाएंगे। बस इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पर एक साथ काफ़ी सारे अरसे बन के तैयार हो जाते हैं। तो पहला बैच हमने यहाँ पर बनने के लिए रख दिया है। बस इसको बीच बीच में जैसे एक तरफ अच्छे से यहाँ पर ये पक जाएं, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से इसी तरीके से अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे जो सारे अरसे हैं इसी तरीके से हमने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है, और जो अरसे हैं बहुत अच्छे से फूले हैं। थोड़ा सा डो लेना है और हथेली से थोड़ा सा चिपटा करना है, बस ये फूल के डबल हो जाते हैं। बिना बेकिंग पाउडर, बिना सोडा, किसी भी चीज़ का यहाँ पर गाँव में इस्तेमाल नहीं होता है, बस चावल का ही कमाल रहता है। और इसी तरीके से यहाँ पर अरसे बनाए जाते हैं शादी ब्याह में, छोटी मोटी पार्टी में, इसी तरीके से मिठाई बनाई जाती है। और हमारे गाँव की एक ट्रेडिशनल रेसिपी, यानी कि पारंपरिक रेसिपी है। तो यदि उत्तराखंड की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब लीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड।